नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 752। इस समय अनगिनत निगाहें चौक पर पड़े टुकड़ों के ढेर पर टिकी थीं। कीमिया मास्टर हान का कड़ाई टूट गया था। वध की भूमि में कीमिया का राजा विफल हो गया था। घटनाओं के इस अचानक मोड़ से भीड़ में सन्नाटा छा गया और उनमें से कई लोग सांस रोककर ये देखने के लिए इंतजार करने लगे कि अब आगे क्या होगा। उन्होंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और होंग ताओ की ओर देखा तो पाया कि वह मूर्ति की तरह स्थिर था। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था और धीरे धीरे काला पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी भुजाओं की नसें उभर आईं। अब उसके अहंकार की जगह शुद्ध क्रोध ने ले ली थी। वह असफल हो गया था। वह वास्तव में इतनी साधारण सी बात में असफल हो गया था। उसने अर्जुन को गुस्से से घूरा। हर चीज के पीछे अपराधी यह नकाबपोश युवक था। यदि उस युवक की ज्वालाएं न होती तो उसकी ज्वाला अचानक उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती। जब उसने अर्जुन के कड़ाह के चारों ओर लपटें देखीं तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उन लपटों में वास्तव में दैवीय शक्ति का अंश है। वे कीमिया के लिए बिल्कुल सही हैं। इस दुनिया में ऐसी ज्वाला कैसे मौजूद हो सकती है, और यह एकमात्र पारलौकिक क्षेत्र के लड़के के हाथों में क्यों है? इस समय होंग ताओ के चेहरे पर द्वेष अचानक कट्टरता में बदल गया। अगर उसे ये लपटें मिल जातीं तो उसकी कीमिया ग्रेड और भी आगे बढ़ सकती थी। उसे किसी भी कीमत पर उन लपटों को प्राप्त करना था। डुआन हुआएन ने स्वाभाविक रूप से होंग ताओ की असफलता को देखा और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। जब उन्होंने अर्जुन को देखा जो आग को नियंत्रित कर रहा था तो उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। जिस चमत्कार की उन्हें उम्मीद थी वह वास्तव में घटित हुआ। कोई बात नहीं, होंग ताओ पहले ही यह राउंड हार चुका था। मेडिकल भगवान संप्रदाय को अभी भी बचाया जा सकता है। डिंग! अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। डुआन हुआएन कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसकी नज़र नकाबपोश युवक पर पड़ी। युवक की गोली वास्तव में पूरी हो गई थी। हालांकि डुआन हुआएन ने नकाबपोश युवक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जानता था कि गोलियों को परिष्कृत करने का काम सबसे आखिर में उसी ने शुरू किया था। एक पूरी सिगरेट पीने के बाद अभी कुछ ही सेकंड बीते थे, फिर भी वह अधूरी गोली वास्तव में पूरी हो गई थी। गोली का शोधन इतना तेज कब हो गया? वध की भूमि में ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? क्या वह कुनलुन पर्वत के कीमिया गठबंधन का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? डुआन हुआएन के दिल में अनगिनत सवाल उमड़ पड़े। उनकी प्रारंभिक धारणा कि यह युवक अर्जुन जैसा दिखता है पूरी तरह से गलत साबित हो गई। यद्यपि अर्जुन में रसायन विद्या में कुछ प्रतिभा थी, फिर भी उसके और इस नकाबपोश युवक के बीच बहुत बड़ा अंतर था। अंतर बहुत बड़ा था। जब होंग ताओ ने देखा कि गोली पूरी हो गई है तो उसके चेहरे पर बेहद शर्मिंदगी छा गई। यदि उसकी कड़ाही नष्ट न भी हुई होती तो भी वह इस बच्चे से हार जाता। ये बच्चा इसलिए धूम्रपान नहीं कर रहा था क्योंकि उसने धूम्रपान छोड़ दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे विश्वास था कि वह उसे हरा सकता है। कितना तिरस्कार! ये बच्चा उसे अपमानित कर रहा था। इस समय अर्जुन ने धीरे धीरे आग की लपटों को वापस खींच लिया। वह मन ही मन ठहाके लगाकर हंसा। लौ पर नियंत्रण में उससे प्रतिस्पर्धा। पिछले 2 दिनों से वह 49 कड़ाहियां परिष्कृत कर रहा था और एक ही समय में 49 लपटों को नियंत्रित कर रहा था। ये मुकाबला उसके लिए बच्चों का खेल था। होंग ताओ कैसे जीत सकता है? अर्जुन ने अपना सिर उठाया और होंग ताओ को दिलचस्पी से देखा। उसने हल्के से कहा, लू ताओ, क्या तुम हार मानते हो? अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। बच्चा, मैं फिर से कहूंगा, मेरा नाम होंग ताओ है। होंग ताओ पूरी तरह क्रोधित हो गया। कौन ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसे लगातार गलत नाम से पुकारा जाए? यदि दर्शक न होते और अपनी छवि बनाए रखने की आवश्यकता न होती तो उन्होंने बहुत पहले ही हमला कर दिया होता। बेशक अगर वह इस बच्चे को मारना चाहता तो वह आसानी से ऐसा कर सकता था, लेकिन उसका अभिमान यह मान कर रहा था कि वह इस बच्चे को खुलेआम पीटे ताकि वह उसकी आग को दूर कर सके। वह केवल एक मैच हारा था। अगले 2 मैचों में वह फिर से ऐसी घटिया गलती नहीं करेगा। भले ही इस बच्चे के पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली लपटें हों, लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलेगा। लपटें केवल गोलियों को परिष्कृत करने में सहायता कर सकती थीं, लेकिन गोलियों को परिष्कृत करने के लिए वास्तव में अनुभव की आवश्यकता होती थी। दशकों या सदियों का अनुभव, साथ ही साथ उचित गोली के फॉर्मूले। वह शांत हो गया और डुआन हुआएन की ओर देखा। दूसरे पक्ष की गोली भी सफल हो गई थी। इस राउंड में वह अंतिम स्थान पर रहे। होंग ताओ ने अर्जुन की ओर देखा। मैं, होंग ताओ, एक खुला और ईमानदार व्यक्ति हूँ।
आपने ये राउंड जीत लिया है। हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि मैंने जानबूझकर आपको ये राउंड जीतने दिया। अगर मैं लापरवाह नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि आप जीत सकते थे? अगले 2 मैच सिर्फ आग पर भरोसा करके नहीं जीते जा सकते। हॉन्ग ताओ ने भी समय बर्बाद नहीं किया। उसके हाथ की एक लहर से तीनों गोलियों के बर्तन गायब हो गए, जिनकी जगह जल्द ही 3 नए बर्तन और सैकड़ों औषधीय जड़ी बूटियां आ गईं। दूसरा राउंड गोली की लड़ाई है। इस राउंड के लिए केवल एक नियम है। आपके पास एक एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल पिल को परिष्कृत करने के लिए 1 घंटा है। सबसे उच्च ग्रेड की गोली वाला जीतता है। डुआन हुएन, क्या आपको कोई आपत्ति है? नहीं, डुआन हुएन ने अपना सिर हिलाया। हॉन्ग ताओ ने फिर से अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने सोचा था कि अर्जुन को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन एक कदम आगे बढ़ेगा। बेशक मुझे आपत्ति है। अगर दवा की गोली का ग्रेड 1 जैसा हो तो क्या होगा? नियमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह आपका क्षेत्र है। अगर आप धोखा देते हैं तो क्या होगा? हॉन्ग ताओ ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे पहले से ही पता था कि कोई न कोई आपत्ति जरूर उठाएगा। मैं, हॉन्ग ताओ, एक खुला और ईमानदार व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से ऐसे मामलों में छेड़छाड़ नहीं करूंगा। वरिष्ठ फैंग, कृपया मंच पर आइए। जैसे ही हॉन्ग ताओ ने बोलना समाप्त किया, बैंगनी सुनहरे रंग की पोशाक पहने एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मंच पर आया। इस बूढ़े आदमी की आभा अलौकिक थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी कमर पर एक जेड पेंडेंट था जिस पर ये शब्द उत्कीर्ण थे, कुनलुन पर्वत का कोर टॉवर। भीड़ तुरंत ही शोर मचाने लगी। कोर टॉवर, ये व्यक्ति वास्तव में कुनलुन पर्वत के कोर टॉवर से आया है। यही वह स्थान है जिसके लिए हर कीमियागर तरसता है। जो कोई भी उस जगह से निकलता है, उसके पास एक बड़े संप्रदाय में बुजुर्ग बनने के लिए पर्याप्त अधिकार और स्थिति होती है। केवल कीमिया मास्टर हॉन्ग ही ऐसे शीर्ष विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि कीमिया मास्टर हॉन्ग के पास मजबूत कनेक्शन है। जैसी कि उम्मीद थी, भीड़ ने उत्साहपूर्वक चर्चा की और उनकी आंखें सम्मान से भर गईं। इससे ये देखा जा सकता था कि एल्डर फैंग की पहचान कितनी महत्वपूर्ण थी। हॉन्ग ताओ की नज़र अर्जुन पर पड़ी और उसने उपहास किया। कोर टॉवर से सीनियर फैंग के निर्णय के साथ सब कुछ निष्पक्ष होगा। अर्जुन ने सीनियर फैंग की ओर देखा, जिनकी आंखें बंद थीं। उनकी आंखें उलझन से भरी हुई थीं। कोर टावर कैसी जगह है? अध्याय 753। डुआन हुएन अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हॉन्ग ताओ उसके साथ इतना बड़ा खिलाड़ी होगा। इस तरह के बड़े शख्स की एक खास पहचान होती थी और वे आमतौर पर धोखे का सहारा नहीं लेते थे, अन्यथा ये कोर टॉवर के लिए एक अपमान की बात होती। अर्जुन की उलझन देखकर उन्होंने समझाया, युवक, कोर टॉवर कुनलुन पर्वत में कीमिया की पवित्र भूमि है। इसमें कुल 10 स्तर हैं। हर साल कोर टॉवर 50 शीर्ष कीमिया प्रतिभाओं को कोर टॉवर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करेगा। वर्तमान में अल्कमी अलायंस के अधिकांश कोर एल्डर्स और गठबंधन नेताओं का कोर टॉवर के साथ बहुत अच्छा संबंध है। साथ ही सीनियर फैंग की कमर पर जेड पेंडेंट से पता चलता है कि वह एक बार कोर टॉवर के तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। यह अल्कमी दाव में उसकी प्रतिभा और ताकत को साबित करने के लिए पर्याप्त है, जो उसे आज जज बनने के योग्य बनाता है। तभी अर्जुन को समझ में आया, मास सीनियर डुआन, अगर कोई 10वें स्तर तक पहुंच जाए तो क्या होगा? ये सवाल सुनकर डुआन हुएन दंग रह गया और उसका चेहरा अजीब हो गया। दूसरी ओर हॉन्ग ताओ जोर से हंस पड़ा। बेटे, क्या तुम सच में नहीं समझते या फिर न समझने का नाटक कर रहे हो? प्राचीन काल से लेकर अब तक कुछ प्राचीन शक्तिशाली व्यक्तियों के अलावा कोई भी 9वें स्तर और उससे ऊपर तक नहीं पहुंच पाया है। केवल एक ही बात दर्ज है कि तपोवन आश्रम के वैद्यनाथ ने एक बार 9वें स्तर पर कदम रखा था। हालांकि वैद्यनाथ बहुत पहले चले गए हैं और उनके घटिया वंशज और घटिया मेडिकल गॉड संप्रदाय उनकी विरासत के लायक नहीं है। बोलते समय हॉन्ग ताओ डुआन हुएन का मजाक उड़ाना नहीं भूला। डुआन हुएन ने ठंडी सांस ली। आप मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन आप मेडिकल भगवान संप्रदाय का अपमान नहीं कर सकते। हॉन्ग ताओ कुछ कहने ही वाला था कि सीनियर फैंग, जो अब तक चुप था, बोला, बकवास करने के बजाय आप गोलियों को परिष्कृत करना क्यों नहीं शुरू कर देते? मेरा समय कीमती है और मैं इसे आपकी बहस में बर्बाद नहीं करना चाहता। एक बूढ़ी आवाज गूंजी, जिसमें हल्के अहंकार और तिरस्कार की झलक थी। चूंकि वह कोर टॉवर से आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास कीमिया के दांव पर बोलने के लिए पर्याप्त अधिकार था। उनकी नज़र में गोलियों के लिए लड़ रहे ये लोग घर घर खेल रहे बच्चों से अलग नहीं थे। हॉन्ग ताओ स्पष्ट रूप से सीनियर फैंग से डर रहा था, क्योंकि उसने बार बार सिर हिलाया। हाँ, सीनियर फैंग। और ठीक है, चूंकि सीनियर फैंग ने हमें अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया है,
इसलिए मैं सीनियर फैंग को एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल पिल के लिए गोली के फॉर्मूले पर फैसला करने दूंगा। मुझे लगता है कि सीनियर फैंग की एसेंस कंडेंसिंग 6 की समझीनियर फैंग ने सिर हिलाया और अपनी उंगलियों से हाथ की मुहर बनाई। लपटें अचानक संघनित हो गईं। जाना। उसका हाथ थोड़ा कांप उठा और लपटें तुरंत हवा में तैरने लगीं, शब्दों की पंक्तियां बनाने लगीं। यह एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल पिल का गोली का फॉर्मूला था। एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल पिल छठी श्रेणी की औषधीय गोली। कुनलुन पर्वतों में इसे उच्च श्रेणी की औषधीय गोली माना जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि शोधन विधि अत्यंत जटिल थी, इसलिए सफलता दर कम थी। केवल 6 आत्माओं को संघनित करके ही गोली बनाई जा सकती थी। इस प्रकार बहुत कम कीमियागर इसका प्रयास करेंगे। जब डुआन हुएएन ने गोली का फॉर्मूला देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसने जल्दी से अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और कहा, वरिष्ठ फैंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह गोली का फॉर्मूला मेरे द्वारा जानी जाने वाली एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल गोली के फॉर्मूले से कुछ अलग है। वरिष्ठ फैंग से सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हॉन ताओ का चेहरा ठंडा हो गया। डुआन हुएएन ने अपना सिर हिलाया। मैं उस पर संदेह नहीं कर रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मेडिकल गॉड संप्रदाय की कीमिया मैनुअल में एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल पिल का भी रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी विसंगति है और ये थोड़ा जटिल भी है। सीनियर फैंग ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह पारंपरिक सार संघनित 6 आत्मा गोली है। कुछ दिन पहले मैंने गोली के फॉर्मूले में कुछ बदलाव किए। 6 आत्माओं को संघनित करने से अभी भी एक गोली बन सकती है, लेकिन कुछ सुधार करने के बाद मैं 3 और आत्माओं को संघनित कर सकता हूँ। इसे आपके लिए मेरा परीक्षण भी माना जा सकता है। यदि आप में से कोई भी 6 आत्माओं को संघनित कर सकता है तो मैं आपको एक अवसर देने को तैयार हूँ। ये सुनकर मंच के नीचे बैठे सभी लोग चौंक गए। कोर्ट ओवर में अवसर प्रतियोगिता के मूल्य से कहीं अधिक था। स्पष्टतः सीनियर फैंग ने आग में घी डालने का काम किया था। डुआन हुएएन थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि वह हैरान था, फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, चूंकि यह मामला है, इसलिए धन्यवाद सीनियर फैंग। हॉन ताओ ने भी झुककर सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठ फैंग, आपने तो हद ही कर दी। केवल अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी स्थिति से बेपरवाह था। युवक, तुम सीनियर फैंग को धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे हो? हॉन ताओ ने ठंडे स्वर में पूछा। मुझे क्यों करना चाहिए? अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इस गोली के फॉर्मूले को बदलने से एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल पिल का मूल प्रभाव खत्म हो गया। इस बदलाव का क्या मतलब था? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वहां पूर्ण शांति छा गई और वातावरण ठंडा पड़ गया। किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कोर्ट ओवर के किसी विशेषज्ञ से खड़े होकर सवाल पूछने का साहस करेगा। वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। नकाबपोश युवक द्वारा हॉन ताओ का अपमान करना एक बात थी, लेकिन अब उसने सीनियर फैंग का अपमान किया। क्या ये बच्चा इतनी बुरी तरह मरना चाहता था? हॉन ताओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हत्या की मंशा भड़क उठी। पुरुषों, इस लापरवाह बदमाश को पकड़ो। जी श्रीमान। एक क्षण में अनगिनत विशेषज्ञ अर्जुन की ओर उमड़ पड़े, उसे मार गिराने के लिए। शुरू में हॉन ताओ को नहीं पता था कि अर्जुन की लपटों को कैसे छीना जाए, लेकिन इससे उसे एक अद्भुत अवसर मिल गया था। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनमें कोई भय नहीं दिखा। अगर हॉन ताओ पहले से ही कोई कदम उठा लेता तो उसे ब्लैक टाइगर किंग और उसकी सेना को यहीं और अभी छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं होती। इससे उसे अराजकता के बीच अपने मालिक को बचाने का मौका भी मिल जाता। जैसे ही छिपे हुए विशेषज्ञ अर्जुन को घेरने वाले थे, सीनियर फैंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे धीरे से हिलाया। ये बच्चा सही कह रहा है। हॉन ताओ, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल पिल को संशोधित करने का कारण ये था कि मैंने सोचा था कि इस गोली को परिष्कृत करने की पारंपरिक विधि किसी कीमियागर के स्तर का परीक्षण नहीं कर सकती थी। प्रतियोगिता में गोली का मूल्य अपने आप में महत्वहीन होता है। हालांकि यह माना जा सकता है कि मुझ में प्रतिभा और ज्ञान की कमी है। एक सच्चा शीर्ष स्तरीय कीमियागर शायद एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल पिल को संशोधित करके इसके प्रभाव को और भी मजबूत बना देगा। ऐसा कहने के बाद सीनियर फैंग ने अर्जुन को गहरी नज़र से देखा। एक नज़र में गोली के फॉर्मूले में गड़बड़ी का पता लगाने में सक्षम ये बच्चा निश्चित रूप से कोई साधारण नहीं था। इसके अलावा वह बहुत छोटा था। ये लड़का शायद 30 साल का भी नहीं था, है न? उसे औषधीय गोलियों के बारे में इतनी अच्छी समझ कैसे थी? सीनियर फैंग को अपनी गलती मानते हुए सुनकर हॉन ताओ और बाकी सभी के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। नकाबपोश बच्चे ने सही अनुमान लगाया था। ये बच्चा कहाँ से आया?
भयानक लपटें और उसके द्वारा कहे गए शब्दों ने अर्जुन को बहुत रहस्यमय बना दिया और उनमें से कई लोग अर्जुन की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश करने लगे। इस बच्चे को मुखौटा क्यों पहनना पड़ा? उसने अपना असली चेहरा जनता के सामने दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं की? होंग ताओ को आखिरकार होश आ गया। उसके हाथ की हल्की लहर से अर्जुन को घेरे हुए विशेषज्ञ तितर-बितर हो गए और अपनी मूल स्थिति में लौट गए। इसके बाद होंग ताओ ने कहा, यह एक प्रतियोगिता है, गोलियों के औषधीय प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं हैं। अब लगभग समय हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 घंटे के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सीनियर फैंग ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, छोटे भाई, अगर आपको अभी भी कोई आपत्ति है तो आप इसे मूल गोली के फॉर्मूले के अनुसार परिष्कृत कर सकते हैं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। चूंकि प्रश्न निर्धारित हो चुका है, इसलिए इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है। अध्याय 754। ये देखकर कि अर्जुन तैयार था, सीनियर फैंग ने हाथ की मुहर बना ली और अचानक एक विशाल रेतघड़ी प्रकट हो गई। घंटाघर घूम गया और अंदर की रेत नीचे बहने लगी। प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हो गया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयकारे गूंज उठे और सभी की निगाहें होंग ताओ की ओर मुड़ गईं। आखिरकार वे पहले दौर में कीमिया मास्टर होंग की असली ताकत को देखने में सक्षम नहीं थे। गोली लड़ाई ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका था। उनमें से कई लोग सांस रोककर और उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें डर था कि वे चमक का एक क्षण चूक जाएंगे। डुआन हुएएन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रक्त सार की एक बूंद बाहर निकाल दी। सार संघनक 6 आत्मा गोली को परिष्कृत करना अत्यंत जटिल था, इसलिए उसे अपने रक्त सार का उपयोग करना पड़ा और पूरी ताकत लगानी पड़ी। यह मैच बेहद महत्वपूर्ण था और उसे मेडिकल गॉड के लिए इसे जीतना था। संप्रदाय। जब कढ़ाई हिलने लगी तो उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी बंद की और जड़ी बूटियां एक एक करके कढ़ाई में डाल दीं। उसी समय उसने रक्त सार की एक बूंद निकाली और उसे कढ़ाई में फेंक दिया। एक क्षण में कढ़ाई का तापमान नियंत्रित हो गया। हालांकि डुआन हुएएन का चेहरा और अधिक पीला पड़ गया। जब होंग ताओ ने यह दृश्य देखा तो वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। दुर्भाग्य से तुम्हें फिर भी मेरी मानव बलि बनना पड़ेगा। कुछ सेकंड बाद वह गुस्से से दहाड़ उठा और अपनी कड़ाही को नियंत्रित करने के लिए अनंत सच्ची क्यूई जारी की। इस बार उसने कड़ाही को हवा में नहीं तैरने दिया। इसके बजाय वह गोली को गंभीरता से परिष्कृत कर रहा था। यदि वह पुनः असफल हुआ तो यहाँ जो प्रतिष्ठा उसने बनाई थी वह नष्ट हो जाएगी। हालांकि उन्हें दूसरे दौर में पूर्ण विश्वास था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने सीनियर फैंग के तहत एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल पिल के लिए नए गोली फॉर्मूले का अध्ययन किया था। उसने कई बार अभ्यास किया था और अब वह 7 आत्माओं को संघनित कर सकता था। यह इन 2 लापरवाह लोगों को कुचलने के लिए पर्याप्त होगा। हांडे के चारों ओर लपटें इकट्ठी हो गईं और औषधीय तत्व लगातार उसमें बहते रहे। जल्द ही एक गाढ़ी औषधीय खुशबू फैल गई जिसने पूरे चौक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस समय वह प्रभुत्व की भावना का आनंद ले रहा था। जब वह कड़ाई और लपटों को नियंत्रित कर रहा था तो उसने अवचेतन रूप से अर्जुन की ओर देखा। उसके और डुआन हुएएन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन यह नकाबपोश युवक जो कहीं से भी आ गया था एक अज्ञात चर था। आखिर अभी अभी युवक की लपटें बहुत ही चौंकाने वाली थीं। अब अर्जुन को देखकर उसके चेहरे पर फिर से भाव जम गए। उस लड़के ने वास्तव में अभी तक गोलियों का शोधन शुरू नहीं किया था। इसके बजाय वह दिलचस्पी से उसकी ओर देख रहा था। तुम्हें मेरी तरफ देखना इतना पसंद है? अर्जुन ने शांति से चिढ़ाते हुए कहा। होंग ताओ ने ठंडी सांस ली और अर्जुन की तरफ देखना बंद कर दिया। इस बच्चे की जुबान बहुत तीखी थी और एक बार तो उस पर इसका असर हो ही चुका था। वह निश्चित रूप से खुद को दूसरी बार प्रभावित नहीं होने देगा। इस बीच अर्जुन ने चुपचाप सिगरेट निकाली और उसे जलाया। फिर अपनी उंगली के एक झटके से सिगरेट को ठीक से अपने मुंह में डाल लिया। हमेशा की तरह मैं तुम्हें एक सिगरेट जितना समय दूंगा। होंग ताओ के मुंह से खून निकलने ही वाला था, लेकिन उसने अपने दिल में क्रोध को दबा लिया और गोली को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। आंखों से ओझल वस्तु को हम भूल जाते हैं। ये बच्चा बहुत उपद्रवी था। सीनियर फैंग ने अर्जुन को दिलचस्पी से देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। किसी कारण से वह अर्जुन के बारे में कुछ अलग महसूस कर सकता था। बच्चे ने अपने अलकमी दाव में आत्मविश्वास की भावना प्रकट की। उसकी निगाहें सवालिया हो गईं और वह बुदबुदाया, ये लड़का कहाँ से आया है? कीमियागिरी मार्शल आर्ट से अलग है। प्रतिभा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अनुभव महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बच्चा इतना छोटा है, इसे कीमियागिरी में क्या अनुभव हो सकता है? अनगिनत निगाहें अर्जुन की ओर मुड़ गईं। हर कोई उत्सुक था कि यह नकाबपोश युवक क्या करेगा। अंततः सिगरेट खत्म हो गई
जिसके बाद अर्जुन ने आलस से अपने शरीर को खींचा और अंततः कढ़ाई का उपयोग करना शुरू कर दिया। होंग ताओ ने स्वाभाविक रूप से अपनी आंख के कोने से अर्जुन की हरकतों को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं देखना चाहता हूं कि आप इस गोली को कैसे परिष्कृत करते हैं। सबकी निगाहों के सामने अर्जुन ने अपनी ज्वालाओं को संघनित किया। हालांकि ज्वालाएं बहुत कमजोर थीं और कीमिया में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं लग रही थीं। उसी समय अर्जुन ने कुछ औषधीय जड़ी बूटियां भी डाल दीं। उसने तो तलवार भी निकाली और उसे हिलाया भी। भाड़ में जाओ, ये कैसी कीमिया थी? ऐसा क्यों लगा कि वह खिचड़ी का सूप पका रहा था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे औषधीय तत्व एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल पिल के लिए आवश्यक औषधीय तत्व नहीं थे। जब होंग ताओ ने स्थिति देखी तो उसे पहले से ही पूरा यकीन था कि इस बदमाश को कीमिया बिल्कुल भी नहीं आती। एक हाथ से अपने सामने रखे हुए बर्तन को संभालते हुए उसने दूसरे हाथ से अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, बच्चे, क्या तुम जल्दी हार मान रहे हो? मैंने शुरू में सोचा था कि तुम एक सम्मानजनक प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि कीमिया क्या होती है। हाँ, आप जो परिष्कृत कर रहे हैं उस पर एक नज़र क्यों नहीं डालते? ये स्पष्ट है कि आप एक गोली को परिष्कृत नहीं कर सकते हैं। लोग शायद सोच रहे होंगे कि तुम सूप बना रहे हो। हाँ, होंग ताओ के बोलने के बाद मंच के नीचे बैठे दर्शक भी जोर से हंसने लगे। चूंकि वे साधक इतने लंबे समय से वध भूमि पर रह रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे रसायन विद्या के बारे में एक दो बातें जानते थे और यह स्पष्ट रूप से अर्जुन द्वारा किए जा रहे कार्य जैसा कुछ नहीं था। इस तरह के व्यक्ति के पास कीमिया मास्टर होंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्या योग्यता थी? ये तो कीमियागर शब्द का भी अपमान था। मंच से उतर जाओ, भीड़ और भी जोर से चिल्लाने लगी। इस समय अर्जुन ध्यान का केंद्र था। डुआन हुएन ने स्वाभाविक रूप से इस हंगामे को नोटिस किया। उसने अर्जुन और उसकी हरकतों पर नजर डाली और आह भरी। ये बच्चा लोगों को नाराज करने में वाकई बहुत माहिर है। हालांकि ये बात समझ में आती थी, उसकी उम्र का कौन सा व्यक्ति धैर्यपूर्वक कीमिया का अध्ययन और अभ्यास कर पाएगा? ये बहुत दुख की बात थी। वह इतना छोटा था, फिर भी हांग ताओ की कीमिया के लिए एक मानव बलि बन गया। हालांकि डुआन हुएन को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उसने शोधन बंद नहीं किया और रक्तसार की एक और बूंद बाहर निकाल दी। वह इस प्रतियोगिता पर सब कुछ दांव पर लगा रहा था। इस समय होंग ताओ बहुत उत्साहित था। वह निश्चित रूप से जीतने वाला था। उसने सीनियर फैंग की ओर देखा और जल्दी से कहा, सीनियर फैंग, इस बच्चे ने कोई गोली परिष्कृत नहीं की। अगर उसने की भी तो वह निश्चित रूप से सही गोली नहीं है, इसलिए वह फिर भी असफल हो गया। क्या हमें इस व्यक्ति को हार मानने वाला नहीं मानना चाहिए? सीनियर फैंग ने अर्जुन की हास्यास्पद हरकतों पर अपना सिर हिलाया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पहले ही इस राउंड की थीम में फेल हो चुके हो। तुम हार गए हो, रुको। अर्जुन रुकने को तैयार नहीं था। इसके बजाय उसने शांति से संसार कब्रिस्तान से एक चीनी मिट्टी का कटोरा निकाला। उसने अपनी मुट्ठी भींची और तरल पदार्थ का एक गोला हवा में तैरने लगा, जो फिर चीनी मिट्टी के कटोरे में जा गिरा। अर्जुन ने एक घूंट लिया और इसका आनंद लिया। फिर उसकी नज़र अचानक सीनियर फैंग और होंग ताओ की ओर गई और उसने उदासीनता से कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है? ये सही है, सीनियर फैंग ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन आपके कटोरे में जो चीज़ है वह कोई गोली नहीं है। हाँ, होंग ताओ और भी जोर से हंसा और बोला, बेटे, मुझे मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि कटोरे में जो है वह एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल पिल है। हास्यास्पद, हम मूर्ख नहीं हैं। अर्जुन ने होंग ताओ की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मैंने यह नहीं कहा कि मैंने एसेंस कंडेंसिंग 6 सोल पिल को परिष्कृत किया है। मैं अभी अपने लिए कुछ टॉनिक बना रहा हूँ, उसे रिफाइन करने से पहले। वैसे अभी समय सीमा भी समाप्त नहीं हुई है। आप लोग इतने अधीर क्यों हैं? होंग ताओ और सीनियर फैंग दंग रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। अर्जुन के कटोरे से आ रही खुशबू से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वाकई आध्यात्मिक जड़ी बूटी वाला टॉनिक था। हालांकि ये बच्चा गोलियों को परिष्कृत नहीं कर रहा था, बल्कि पहले किताबों को परिष्कृत कर रहा था। क्या वह अपना दिमाग खो चुका था? इससे पहले कि कोई कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, अर्जुन ने अपने कटोरे में रखा टॉनिक एक ही घूंट में खत्म कर दिया। अध्याय 755 पा। उसके हाथ का कटोरा जमीन पर फेंक दिया गया। उसी समय अर्जुन ने घंटे की घड़ी की ओर देखा और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। 10 मिनट बचे हैं, अब शोधन शुरू करने का समय है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने अपने सामने रखे हुए कढ़ाई पर अपनी हथेली पटक दी और उसे घुमा दिया। उठना। कढ़ाई जमीन से उछलकर हवा में 5-6 बार घूमी। ये दृश्य देखकर सभी लोग और भी अधिक अचंभित हो गए। वह बच्चा क्या कर रहा था? जब वह गोलियां परिष्कृत कर रहा था तो इतनी सारी चीजें क्यों घटित हुईं? क्या वह कोई दिखावा कर रहा था?
अर्जुन ने सबकी उलझन भरी निगाहों को अनदेखा कर दिया। जैसे ही हंडा जमीन पर गिरने वाला था, उसकी उंगलियों पर मुहर लग गई और उसकी गति बढ़ गई। उसी समय उसके सामने सुनहरे रंग के रन संघनित हो गए, जो धीरे धीरे बड़े होते गए। वे कड़ाही के नीचे प्रकट हुए और फिर कड़ाही को अपने साथ लेकर ऊपर उठे। ये सब करने के बाद अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अमर ज्वालाएं बाहर निकली और उन्होंने कड़ाही को घेर लिया। कुछ सेकंड बाद कड़ाही लाल रंग की हो गई और अर्जुन ने एक और कदम आगे बढ़ाया और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बाहर निकल आईं। वे सभी ऊर्जा की एक धारा में समाहित हो गईं क्योंकि वे सभी कड़ाही में प्रवेश कर गईं। ये सब करने के बाद अर्जुन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रख लिए और आंखें बंद कर लीं, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। चाहे वह हॉन ताओ हो या नीचे की भीड़, वे पूरी तरह से अचंभित थे। ये किस तरह की कीमिया तकनीक थी? ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में गोलियों को परिष्कृत कर रहा था, लेकिन ये कुनलुन पर्वतों में अधिकांश कीमियागरों द्वारा गोलियों को परिष्कृत करने के तरीके से भिन्न था। क्या ये बच्चा सचमुच गोलियों को परिष्कृत कर सकता है? हालांकि मंच पर सीनियर फैंग के हाव भाव पर किसी का ध्यान नहीं गया। इस समय सीनियर फैंग की आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं और उनका चेहरा सदमे से भर गया था। वह अर्जुन को घूरता रहा, उसका शरीर कांप रहा था। तूफानी लहरें उसके हृदय में हिल रही थीं और टूट रही थीं। यह एक प्राचीन गहन कीमिया तकनीक है, एक खोई हुई कीमिया तकनीक। ये कैसे संभव है? इस बच्चे ने ऐसी तकनीक में महारत कैसे हासिल की? वह सदमे में चिल्लाया। वह पूरी तरह से अपना संयम खो चुका था। कोर टॉवर के विशेषज्ञ के रूप में वह हर चीज को उदासीनता से देखता था। हालांकि इस समय वह वास्तव में खुद की मदद नहीं कर सकता था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे कुनलुन पर्वतों के अनगिनत कीमियागर चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये दुनिया से बहुत पहले ही गायब हो चुकी है, लेकिन अब यह उनकी आंखों के सामने ही प्रकट हो गई थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर अर्जुन किसी प्रतियोगिता के लिए गोलियां बनाने में व्यस्त न होता तो वह तुरंत वहां पहुंच जाता। प्राचीन गहन कीमिया तकनीक। हॉन ताओ की निगाहें कुछ हैरान थीं। उसने ऐसी तकनीकों के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन यह तकनीक हमेशा के लिए खो गई थी, है न? इस बच्चे ने अचानक इसमें महारत कैसे हासिल कर ली? क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर फैंग से गलती हुई हो? डिंग! हॉन ताओ ने अपनी नज़र हटा ली और अपने सामने रखे कढ़ाई की ओर देखने लगा। प्रकाश टिमटिमाया और उसमें से एक समृद्ध औषधीय सुगंध बह निकली। गोली बन गई। हॉन ताओ ने धीरे धीरे एक मुट्ठी भर गंदी हवा बाहर निकाली। उसकी आंखों में कुछ उत्साह दिख रहा था। इस बार उसने असामान्य रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था। कड़ाही में सार संघनित 6 आत्मा की गोली में कुल 8 आत्माएं थीं। निश्चय ही यह सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। शुरुआत में तो अर्जुन की तकनीक के कारण वह अपना संयम खो बैठे थे, लेकिन अब उन्हें पूरा विश्वास था कि वह ये राउंड जीत जाएंगे। 8 आत्माएं, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। कुछ ही देर बाद एक और आवाज सुनाई दी। डुआन हुएन ने भी शोधन पूरा कर लिया था। उसने इस गोली को परिष्कृत करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च की थी और लगभग बेहोश हो गया था। इस प्रकार वह थकावट की स्थिति में था। हालांकि उसके पीले चेहरे पर राहत की एक झलक थी। चाहे जो भी हो, उसके सामने कड़ाही में पड़ी गोली पहले से ही सबसे अच्छी थी जिसे वह अपने वर्तमान स्तर पर परिष्कृत कर सकता था। आखिरकार ये पहली बार था जब उन्होंने इस परिवर्तित गोली फॉर्मूले को परिष्कृत किया था। यदि हॉन ताओ का भी ये पहला मौका था तो अंतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए था। उसने हॉन ताओ की ओर देखा और फिर अपनी नज़र नकाबपोश युवक की ओर घुमा ली। नकाबपोश युवक की आंखें अभी भी बंद थीं और उसके कपड़ों के कोने हवा में हल्के से हिल रहे थे। दुर्भाग्यवश कड़ाई में गोली बनने का कोई संकेत नहीं दिखा और ऐसा लगा जैसे वह असफल हो गया है। घंटा घड़ी पहले ही अपने अंत पर पहुंच चुकी थी। ये देखकर कि समय लगभग समाप्त हो चुका है, हॉन ताओ खुद को रोक नहीं सका और बोला, बच्चे, तुम्हारा समय लगभग समाप्त हो चुका है। तुम्हारी कड़ाही से कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? क्या ये हो सकता है कि अभी तुमने नकली गोली को परिष्कृत करने का दिखावा किया था? परिणाम तय हो चुका है। चाहे आप कितना भी संघर्ष करें, परिणाम वही होगा। हॉन ताओ के उपहास का सामना करते हुए अर्जुन पर्वत की तरह निश्चल खड़ा रहा, मानो वह सो रहा हो। बच्चे, क्या तुम बहरे हो? हॉन ताओ ने बोलना जारी रखा, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। खुला टकराना। कुछ ही सेकंड बाद उसके सामने रखा हुआ बर्तन खुल गया और विस्फोट हुआ, जिससे धुआं और धूल उड़ने लगी। ऊर्जा की अनंत लहरें बह निकलीं। अमर ज्वालाएं आकाश में ऐसे फैल गईं जैसे कोई अग्नि ड्रैगन आकाश में घूम रहा हो। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया और उन्होंने अनुमान लगाया कि विस्फोट से गोली नष्ट हो गई है और नकाबपोश युवक असफल हो गया है। हॉन ताओ ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की।
उसने सोचा था कि यह बच्चा प्रतियोगिता को थोड़ा और कठिन बना देगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। शायद उस विस्फोट ने उस बच्चे को भी मार डाला। आत्महत्या, कितनी हास्यास्पद बात है। उसने सीनियर फैंग की ओर देखा, जिनकी आंखों में एक जटिल भाव था, और उसने अपने हाथों को कपड़े की तरह मोड़ लिया। वरिष्ठ फैंग, मुझे लगता है कि अब हम परिणामों की पुष्टि कर सकते हैं। ये सुनकर सीनियर फैंग को होश आया और उन्होंने आह भरी। उसने सोचा था कि नकाबपोश युवक प्राचीन कीमिया में निपुण है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बालक केवल प्राचीन कीमिया में हाथ आजमा रहा था और उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। अन्यथा, जब प्राचीन कीमिया तकनीक का उपयोग सार संघनक 6 आत्मा गोली को परिष्कृत करने के लिए किया गया था, तब ऐसा विस्फोट होना असंभव था। धुआं और धूल उड़ रही थी, लेकिन कुछ भी या कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। शायद राख भी नहीं बची थी। उसने अपना सिर हिलाया, थोड़ा अफसोस महसूस किया। फिर वह डुआन हुएन की ओर चल पड़ा। कड़ाही खोलो और मुझे अपनी सार संघनक 6 आत्मा गोली दिखाओ। डुआन हुएन ने सिर हिलाया और कड़ाही खोली। प्रकाश की 7 किरणें चमक उठीं। अंत में वे सभी सार संघनक 6 आत्मा गोली पर एकत्र हुए। सीनियर फैंग ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए आश्चर्य से कहा, अपने कीमिया कौशल के साथ आप वास्तव में 7 आत्माओं को संघनित करने में कामयाब रहे। तभी उन्होंने डुआन हुएन की आभा और चोटों पर ध्यान दिया और उन्हें एहसास हुआ। आपने इसे प्राप्त करने के लिए अपने रक्तसार का बहुत अधिक उपयोग किया और अपनी साधना के आधार को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने टिप्पणी करना बंद कर दिया और होंग ताओ की ओर चल पड़े। यदि वह 7 आत्माओं को संघनित करने में असफल रहा तो आप जीत गए। जब डुआन हुएन ने यह सुना तो वह थोड़ा घबरा गया, इसलिए वह सीनियर फैंग का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में वे दोनों होंग ताओ के कड़ाई के सामने पहुंच गए। होंग ताओ ने घबराए हुए डुआन हुएन की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि आप 7 आत्माओं को एक साथ लाकर जीत सकते हैं? आपको निराश करने के लिए क्षमा करें। मैंने कहा था कि आप मेरी बलि बनेंगे, इसलिए कुछ भी उस परिणाम को नहीं बदलेगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद होंग ताओ ने कड़ाई खोली और प्रकाश की 8 किरणें निकलीं और बीच में रखी गोली की ओर बढ़ीं। हिस, 8 आत्माएं। इसमें सार संघनक से 2 आत्माएं ज्यादा थीं। 6 आत्मा की गोली। होंग ताओ, आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप कोर्ट ओवर द्वारा आमंत्रित किए जाने के योग्य हैं। सीनियर फैंग हैरान रह गए। इस समय डुआन हुएन को उन दोनों के बीच की खाई का एहसास हुआ। यद्यपि वह एक आत्मा से कम था, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि वह पूरी तरह से हार गया था। अध्याय 756 तीसरे दौर के लिए तो उन्हें और भी कम उम्मीद थी। अपनी मौजूदा स्थिति में वे गोलियों को परिष्कृत करना जारी नहीं रख सकते थे। दुर्भाग्यवश ऐसा लग रहा था कि अंत में वह हार ही जाएगा। वह न केवल मेडिकल भगवान संप्रदाय को बचाने में असफल रहा, बल्कि उसे मानव बलि के रूप में इस धरती को छोड़ना पड़ा। होंग ताओ ने डुआन हुएन की उदास नज़र देखी और उसका उपहास उड़ाया। उसने सीनियर फैंग की ओर हाथ बढ़ाया। सीनियर फैंग का बेहतर पिल फॉर्मूला अभी भी सबसे अच्छा है। चूंकि विजेता का फैसला हो चुका है, तो क्या सीनियर अब परिणाम की घोषणा कर सकते हैं? सीनियर फैंग ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही इस नतीजे की उम्मीद थी। आखिरकार उसने होंग ताओ को कुछ दिन पहले ही गोली का फॉर्मूला देखने का लाभ दिया था। अगर होंग ताओ इसके साथ भी जीतने में विफल रहा तो उसके कौशल में वास्तव में कमी होगी। सीनियर फैंग ने पलटकर सभी से कहा, मैं ये घोषणा करता हूं कि दूसरे राउंड का विजेता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, धुएं और धूल के बीच से एक आकृति बाहर निकली। जल्दी क्या है, मेरी सार संघनक 6 आत्मा की गोली की पुष्टि अभी होनी बाकी है। सीनियर फैंग की आवाज़ अचानक रुक गई क्योंकि वह धुएं और धूल से बाहर निकले एक व्यक्ति को घूर रहा था। ये वही नकाबपोश युवक था। वह वास्तव में अभी भी जीवित था। होंग ताओ की आंखें ऐसी चौड़ी हो गईं मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, और दर्शकों में विस्मय की लहर दौड़ गई। वह उस विस्फोट से बच गया कैसे? अर्जुन ने घायल डुआन हुएन की ओर देखा और उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने जल्दी से एक प्राचीन गोली निकाली जिसे उसने संसार कब्रिस्तान में परिष्कृत किया था और उसे डुआन हुएन को सौंप दिया। वरिष्ठ डुआन, ये गोली आपको बेहतर महसूस कराएगी। इसके अलावा आज मेरे यहाँ होने से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। डुआन हुएन दंग रह गया। वह अर्जुन की दयालुता को महसूस कर सकता था, साथ ही गोली की समृद्ध औषधीय आभा को भी। उन्होंने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उन्होंने कहा, छोटे भाई, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर की स्थिति को समझता हूँ। अर्जुन के पास गोली छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब होंग ताओ ने यह दृश्य देखा तो उसने कहा, बच्चे, तुम मरे नहीं हो। यह अच्छा है।
तुमने अभी कहा कि तुमने सार संघनक 6 आत्मा गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है। कड़ाही नष्ट हो गई तो तुम्हारी गोली कहाँ है? अर्जुन की ठंडी आंखें हांग ताओ पर भून गईं। उसके हाथ की एक लहर के साथ हवा का एक तेज झोंका गुजर गया। क्षण भर में धुआं और धूल छट गई, जिसके बाद कड़ाही सभी की दृष्टि के क्षेत्र में आ गई। वास्तव में यह विस्फोट नहीं हुआ। असंभव। होंग ताओ के चेहरे पर भय का भाव था। पहले जो आवाज आई थी वह स्पष्ट रूप से कड़ाही के फटने का संकेत थी, तो फिर वह अभी भी बरकरार क्यों थी? अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और हंडा उसकी ओर खींच गया तथा उसके ठीक सामने रुक गया। वरिष्ठ फैंग, कृपया एक नज़र डालें। अर्जुन ने वरिष्ठ फैंग की ओर इशारा किया। वरिष्ठ फैंग ने सिर हिलाया। जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो कड़ाही अचानक खुल गई और रोशनी का एक खंभा आसमान में उछल पड़ा। स्तंभ में प्रकाश की 9 किरणें थीं। ये दृश्य देखकर सीनियर फैंग सदमे में आ गए। उन्होंने कड़ाही में तैरती 9 रंगों वाली औषधीय गोली को स्थिर रूप से देखा। किसी ने वास्तव में 9 आत्मा की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। ये युवक वास्तव में प्राचीन रसायन विद्या जानता था। ये नकाबपोश युवक कितना राक्षसी था, इसे मापने के लिए प्रतिभाशाली शब्द अपर्याप्त था। 9 आत्माएं, वास्तव में 9 आत्माएं हैं। ये गोली लगभग सही है। युवक जीत गया, पूरी जीत। सीनियर फैंग अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके और चिल्ला पड़े। ऐसी अद्भुत प्रतिभा को देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। यद्यपि उसे होंग ताओ से कुछ लाभ प्राप्त हुए थे, लेकिन नकाबपोश युवक का मूल्य उससे कहीं अधिक था जो उसे प्राप्त हुआ था। एक बार जब उन्होंने इस बच्चे की सिफारिश कोर्ट ओवर के लिए की, तो ये भी माना जाएगा कि उसने एक उत्कृष्ट योगदान दिया है। अर्जुन को घूरते हुए उसकी आंखें जल रही थीं। सीनियर फैंग की आवाज़ बहुत तेज थी और पूरे चौक में लोगों ने उसे सुना। मंच के नीचे खड़ी भीड़ एकदम खामोश खड़ी थी। वे बस अर्जुन को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति का क्या करें। यहाँ तक कि डुआन हुएन भी हैरानी से उसे देख रहा था। वह वास्तव में ये समझ नहीं पा रहा था कि संसार में ऐसा कौन सा गुरु है जो ऐसे उत्कृष्ट शिष्य का पालन पोषण कर सकता है, जो 20 वर्ष की आयु में ऐसी औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता है तथा ऐसी ज्वालाओं पर भी नियंत्रण कर सकता है। संपूर्ण कुनलुन पर्वतमाला में इस युवक को एक शीर्षस्थ कीमियागर माना जा सकता था और उसके भविष्य में असीमित संभावनाएं थीं। यदि ऐसा प्रतिभाशाली बालक उनका शिष्य होता तो डुआन हुआन संभवतः प्रतिदिन सुबह उठते समय कान कान तक मुस्कुराते रहते। बधाई हो सीनियर। डुआन हुआन काफी देर तक हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने झुककर नकाबपोश युवक को बधाई देने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाया। कीमिया में जो लोग शीर्ष पर पहुंचते थे उन्हें वरिष्ठता प्राप्त होती थी, इसलिए ये नकाबपोश युवक कीमिया के क्षेत्र में उनका वरिष्ठ था। इसके अलावा चूंकि युवक जीत गया था, इसलिए उसे होंग ताओ की कीमिया के लिए मानव बलि नहीं बनना पड़ा। इस प्रकार युवक ने अपनी जान बचा ली थी। अर्जुन ने अपने स्वामी की यह हरकत देखी और तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मालिक, डुआन हुआन ने भौहें सिकुड़ी। अर्जुन दंग रह गया और जल्दी से समझाया, वरिष्ठ डुआन, आपने गलत सुना। मैं जूनियर हूँ, आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते। अब चूंकि आसपास बाहरी लोग थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते थे। उसके बाद उसने कुछ सोचा और होंग ताओ की ओर देखा, जिसकी अभिव्यक्ति अब क्रूर हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह हार जाएगा, खासकर ऐसे बच्चे से। नकाबपोश युवक ने दोनों राउंड जीत लिए थे, इसलिए तीसरे राउंड में प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि नीचे बैठे लोगों ने भी हूटिंग की। उन्होंने वर्षों में जो नींव तैयार की थी वह पूरी तरह नष्ट हो गई। उसका दिल गुस्से से जल रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें किसी खूंखार जानवर की तरह थीं। उसने दांत पीसते हुए एक एक शब्द कहा, बेटे, चूंकि तुम शर्त जीत गए हो, इसलिए मुझे हार माननी पड़ेगी। तुम्हारी क्या मांग है? अर्जुन की 2 अंगुलियों के बीच आग की लपटें उठने लगीं। उसने शांति से कहा, क्या आप सीनियर डुआन को मानव बलि के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे? संयोग से मैं भी मानव बलि की कीमिया में दिलचस्पी रखता हूँ। क्यों न मैं आपको एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करूँ? हालांकि मैं कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं हूँ। जब तक तुम मेरी लपटों को सहन कर सकते हो 10 सेकंड, मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। जब होंग ताओ ने ये 2 वाक्य सुने तो वह जोर से हंस पड़ा। ये बच्चा चाहता था कि वह मानव बलि बन जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। उसका दुष्ट भाव कुछ हद तक राक्षसी हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियां चटकाईं और दर्जनों शक्तिशाली आभाएं प्रकट हुईं और विशेषज्ञ प्रकट हुए, हथियार लहराते हुए और हत्या करने की मंशा प्रकट करते हुए। बेटे, इतना घमंडी मत बनो। तुम में मुझसे यह मांगने की योग्यता नहीं है। कोई बात नहीं,
आज तुम और डुआन हुएन मेरे मानव बलि बन जाओगे और अंतहीन दर्द का आनंद लोगे। ये होंग ताओ के लिए सबसे बुरी स्थिति थी, लेकिन वह कभी भी भाग्य के आगे झुकने को तैयार नहीं था। चूंकि उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया गया था, इसलिए उनके लिए अपनी बात पर कायम रहने का कोई कारण नहीं था। वह बलपूर्वक परिणाम बदलने के लिए ताकत और भारी संख्या का इस्तेमाल करेंगे। अब से वध की भूमि में कोई भी आज के मामले का उल्लेख करने का साहस नहीं करेगा। जब डुआन हुएन ने यह देखा तो वह क्रोधित हो गया। हांग ताओ, क्या तुम जानते हो कि ऐसा करने का क्या परिणाम होगा? मुझे मत बताओ कि तुम जीवन भर बदनामी सहना चाहते हो। चले जाओ। होंग ताओ ने व्यंग्य किया। आज तुम मेरी कड़ाही में सबसे पहले बलि चढ़ाए जाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, होंग ताओ ने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली और फिर रक्तसार फैल गया। प्रकाश फूट पड़ा और एक विशाल कड़ाहा हवा में प्रकट हुआ, जिसके चारों ओर अंतहीन लपटें उठ रही थीं। ये देखकर डुआन हुएन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि होंग ताओ के पास जीवन की उत्पत्ति का बर्तन है। अध्याय 757। होंग ताओ ने डुआन हुएन और अर्जुन को घूर कर देखा और दुष्टता से मुस्कुराया। आज तुम दोनों फंसे हुए जानवर हो। अगर तुम जीत भी गए तो क्या हुआ? अंत में तुम्हें फिर भी मेरी मानव बलि बनना ही पड़ेगा। उसके पक्ष में अनगिनत विशेषज्ञ थे और उनमें से दर्जनों संत राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, इसलिए कोई रास्ता नहीं था जिससे डुआन हुएन या अर्जुन उसकी पकड़ से बच सकें। वे निश्चित रूप से मर चुके थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में सीनियर फैंग, जो अब तक चुप थे, बोले, होंग ताओ, मेरा एक अनुरोध है। होंग ताओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़कर सीनियर फैंग की ओर देखा। सीनियर फैंग ने आगे बढ़कर अर्जुन की ओर इशारा किया। होंग ताओ, ये बच्चा मेरे और कोर्टोवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम मेरी खातिर इस व्यक्ति को छोड़ सकते हो? ये व्यक्ति भविष्य में कोर्टोवर का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकता है। जब होंग ताओ ने यह अनुरोध सुना तो उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं, इस बच्चे को यही मरना होगा। इस पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। आज सब कुछ उनकी उम्मीदों के अनुसार चल रहा था, लेकिन ये बच्चा बीच रास्ते में आ गया और सब कुछ बिगाड़ दिया। आज जो कुछ भी गलत हुआ उसके पीछे वही दोषी था। उसे मरना ही था। सीनियर फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह अर्जुन की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और होंग ताओ का सामना किया। अगर यह बच्चा कोर्टोवर का सदस्य बन जाता है तो क्या आपको उसे छूने का अधिकार है? कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी कमर पर लटका जेड पेंडेंट निकाला और अर्जुन को दे दिया। बच्चे, जब तक तुम अपना सिर हिलाकर मुझे अपना गुरु मानोगे, मैं ये जेड पेंडेंट तुम्हें दे दूंगा। यह जेड पेंडेंट कोर्टोवर का प्रतिनिधित्व करता है। इस जेड पेंडेंट को थामे रखने का मतलब है कि कोर्टोवर का समर्थन तुम्हारे पास है और किसी को भी तुम्हें छूने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि वध की भूमि के लोगों को भी नहीं। ये सुनकर होंग ताओ के हाव भाव एकदम बदल गए। यदि यह बच्चा इस जेड पेंडेंट को स्वीकार कर लेता और सीनियर फैंग का शिष्य बन जाता तो वह वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। कोर्टोवर की ताकतें वध की भूमि को मिटाने के लिए पर्याप्त थीं। स्लॉटर ग्राउंड इतने वर्षों तक बचा रहा, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी शीर्षस्थ शक्तिशाली विशेषज्ञ ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। यदि वे कार्रवाई करते तो उनका विनाश निश्चित था। इस समय वह हिचकिचाया। डुआन हुएन ने भी नकाबपोश युवक की तरफ देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि नकाबपोश युवक प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। कोर्टोवर एक ऐसा स्थान था जिसके लिए अनगिनत कीमियागर तरसते थे और यह इस युवा के लिए अपनी सीमाओं का पीछा करने के लिए सही मंच था। अनगिनत निगाहें नकाबपोश युवक की ओर घूम रही थीं, जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह कृतज्ञतापूर्वक जेड पेंडेंट स्वीकार करेगा। आखिरकार यह उसके जीने का एकमात्र मौका था। हालांकि अचानक एक उदासीन आवाज गूंजी। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक गुरु और एक संप्रदाय है। मैं कोर्टोवर में शामिल नहीं होऊंगा। अस्वीकृत। क्या? जिस जैतून की शाखा को देखकर असंख्य लोग ईर्ष्या करते थे, उसे इस युवक ने यूं ही अस्वीकार कर दिया। क्या यह आदमी पागल था? क्या वह नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा है? सीनियर फैंग का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। जो कुछ उसने असंभव समझा था वह अभी अभी हुआ था। क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है। अर्जुन ने डुआन हुएन की ओर देखा और पूर्ण निश्चय के साथ कहा। सीनियर फैंग ने एक लंबी सांस ली। उसने अर्जुन को पहले ही एक मौका दे दिया था, लेकिन अर्जुन ने उसे महत्व नहीं दिया। उसने अपना सिर हिलाया और मंच से चला गया। कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसे कुछ ख्याल आया। वह रुका और बोला, मैं बहुत उत्सुक हूँ। किस तरह का गुरु और संप्रदाय तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के कोर्टोवर को अस्वीकार करने पर मजबूर कर सकता है? अर्जुन ने डुआन हुएन की ओर देखा। उसके होठों के कोनों पर मुस्कुराहट फैल गई।
इस मुस्कुराहट में किसी को मारने की मंशा नहीं थी और यह गर्मजोशी से भरी थी। कई साल पहले मैं सिर्फ एक कूड़ा कचरा था। अनगिनत लोग मुझसे नफरत करते थे। मेरा परिवार बर्बाद हो गया था और मैं मौत के कगार पर था। एक बूढ़े आदमी ने संयोग से मुझे बचा लिया। उसने मुझे धुंध दूर करने में मदद की और मुझे उम्मीद दी। उसने मुझे साधना के मार्ग पर भी ला दिया। उस समय मैं समझदार नहीं था। मेरे दिल में केवल नफरत थी और मेरे पास उन चीज़ों को विकसित करने का दिल नहीं था जो उसने मुझे दी थीं। मैंने उसे ये भी दोषी ठहराया कि वह मुझे बेहतर नहीं दे सका। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि वह उस समय सचमुच अज्ञानी और हास्यास्पद था। हाल ही में मुझे अतीत की कुछ बातों के बारे में पता चला। ऐसा नहीं है कि गुरु ने मुझे सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया, बल्कि ऐसा है कि वह मुझे सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकते। उसका अतीत मेरे अतीत से कहीं ज्यादा दर्दनाक था और उसने अपनी सारी उम्मीदें मुझ पर लगा रखी थीं। बाद में गुरु ने मुझसे पूछा कि क्या मैं बदला लेने की अपनी इच्छा को छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुझे तुरंत एक एक करके संप्रदायों से मिलवाया। उसने अपना चेहरा और गरिमा नीचे कर दी और उन संप्रदायों से मुझे अपने अंदर लेने की विनती की। ये पहली बार था जब मुझे इस अजीब जगह पर गर्माहट महसूस हुई। इस गर्मजोशी ने मुझे पहली बार एहसास कराया कि यह बूढ़ा आदमी जो बात करना पसंद नहीं करता, वास्तव में मेरी परवाह करता है। उसी क्षण से मैंने मन बना लिया था कि अब से यह बूढ़ा आदमी मेरा मालिक होगा। अगर कोई उसे छूने की हिम्मत करता है तो मैं निश्चित रूप से उनके पूरे परिवार और यहाँ तक कि संप्रदाय का वध कर दूंगा, या यहाँ तक कि पूरे कुनलुन पर्वत को मिटा दूंगा। उसके ठंडे शब्द पूरे चौक में गूंज उठे। सीनियर फैंग के होंठ कांपने लगे। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में यह एक आह में बदल गया। ऐसे शिष्य के साथ गुरु और क्या चाह सकता है। इस समय किसी ने ये नहीं देखा कि कोई व्यक्ति कांप रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। ये डुआन हुएन था। वह नकाबपोश युवक को घूरता रहा। वह इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। 5 साल पहले उन्होंने हुआक्सिया के ईस्ट कोइन झील में अर्जुन को बचाया था। उन 5 वर्षों के दौरान उन्होंने अपनी सारी आशाएं अर्जुन पर लगा रखी थीं, यह आशा करते हुए कि उनका ये शिष्य मेडिकल भगवान संप्रदाय को पुनर्जीवित करेगा। हालांकि अर्जुन बदला लेने के लिए दृढ़ था। वह मदद करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसका डेंटियन नष्ट हो गया था, इसलिए उसने फिर कभी मार्शल आर्ट को हाथ न लगाने की कसम खा ली। वह केवल अर्जुन को 100 संप्रदायों के पास ला सकता था और उनसे अपने शिष्य को लेने की विनती कर सकता था। हालांकि उनमें से हर एक ने इनकार कर दिया। उन्हें इसका अफसोस था और उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि उन्होंने अर्जुन को निराश किया है। उन्होंने तो यहाँ तक सोचा कि अर्जुन उन्हें गुरु के रूप में बेकार समझता है। हालांकि इस समय नकाबपोश युवक की बातें सुनकर उसके दिल में अनगिनत भावनाएं बाढ़ की तरह उमड़ पड़ीं। अंततः उसे समझ में आ गया कि जिद्दी युवक ने उसे दोष नहीं दिया था। जिस क्षण से उन्होंने और अर्जुन ने अंतिम संप्रदाय को छोड़ दिया, भर्ती होने में असफल रहे, गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता पूरी तरह से मजबूत हो गया था। ये नकाबपोश युवक अर्जुन था। वह पुनर्तः आश्वस्त था। उसका शिष्य वापस आ गया था और स्वर्ग को चुनौती देने वाली कीमिया तकनीक लेकर लौटा था। 5 साल पहले उसने उस बच्चे को बचाया था और उसे 100 संप्रदायों से बचाया था, लेकिन अब वह खुद ही बचा हुआ था। इसके अलावा उसने एक कदम और आगे बढ़कर यह शपथ ली कि जो भी व्यक्ति या संप्रदाय उसके स्वामी को हानि पहुंचाएगा, उसे नष्ट कर देगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने अर्जुन की दृढ़ आंखों को देखा और बुदबुदाया, तुम बदमाश, जब से तुम वापस आए हो, तुम अभी भी इस तरह क्यों छिपे हो? मुझे डर है कि मैंने अपने जीवन में जो सबसे अच्छा काम किया है, वह तुम्हें हुआक्सिया के ईस्ट कोइन झील से बचाना था। हालांकि भले ही आपका कीमिया दाव स्वर्ग को चुनौती देने वाला हो, लेकिन हमारे सामने जो संकट है वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे कीमिया दाव से हल किया जा सके। आपको कोर्ट टॉवर से निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए था। अध्याय 758। डुआन हुएन की आवाज़ बहुत धीमी थी। होंगताओ, जो बगल में था, केवल हुआक्सिया के ईस्ट कोइन झील के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से सुन सकता था और इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाया। उसने डुआन हुएन को तिरस्कार से देखा। एक मृत व्यक्ति की प्रलाप। तभी उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी और वे मुस्कुराए। बच्चा, अगर तुमने जेड पेंडेंट स्वीकार कर लिया होता और कोर्ट टॉवर में शामिल हो गए होते तो मैं असहाय हो जाता। हालांकि तुमने लापरवाही से मौत का रास्ता चुना है, इसलिए खुद को तैयार करो। अर्जुन की नज़र मंच के चारों ओर खड़े विशेषज्ञों पर पड़ी। सबसे कमज़ोर शायद संत क्षेत्र साधक था, जबकि बहुसंख्यक संत राजा क्षेत्र साधक थे। यहाँ तक कि कुछ मूल क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे। इससे ये देखा जा सकता है कि वध की भूमि में होंगताओ की शक्ति और प्रभाव कितना भयानक था। केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल उसे अपने मालिक को यहाँ से निकालना ही था। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था।
ध्यान केंद्रित करते हुए उसने अब और संकोच नहीं किया और सूर्य विभाजनकारी तलवार निकाल ली। उसने अपनी तलवार को हाथ में कस लिया और हत्या की ठंडी मंशा प्रकट की। उसी समय वह कुछ कदम आगे बढ़ा और डुआन हुएन की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। मैं वास्तव में आप पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन जो कोई भी मेरे मालिक पर हमला करने की हिम्मत करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। उनकी आवाज़ में उनकी सच्ची क्यू समाहित थी और वह पूरे चौक में गूंज रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद हंसी की फुहारें गूंज उठीं। अर्जुन की धमकी हास्यास्पद थी। बिना दया के मारा गया। क्या ये बच्चा उन्हें चोट भी पहुंचा सकता है? क्या वह अपने मालिक के सामने शांत रहने का प्रयास कर रहा था? मंच के नीचे मौजूद हर कोई जानता था कि नतीजा तय हो चुका है। ये कीमिया मास्टर हॉर्न का क्षेत्र था और यहाँ पर वही फैसले लेता था। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के हॉर्न ताओ के पक्ष में खड़े हो गए। वध की भूमि में चीजें इसी तरह काम करती थीं। तो क्या हुआ अगर नकाबपोश युवक जीत गया? नैतिकता, नियम, निष्पक्षता, वध की भूमि या कुनलुन पर्वतों में ऐसी बातें कोई मायने नहीं रखती थीं। ताकत ही सर्वोच्च थी। वह बच्चा शायद मूर्ख है, भले ही उसका अलकमी दाव स्वर्ग को चुनौती देने वाला हो, लेकिन यह एक मार्शल आर्ट युद्ध में बदल गया है। उसकी प्रतिभा अब बेकार है और वह बस मारे जाने का इंतजार कर सकता है। यह अफसोस की बात है। अपनी प्रतिभा के साथ कीमिया मास्टर हांग निश्चित रूप से उसे जीवित नहीं जाने देंगे। वध की भूमि में प्रतिभा का क्या उपयोग? यदि वह नहीं जानता कि स्थिति का आकलन कैसे किया जाए, तो परिणाम वही होगा यदि उसे कहीं और खतरे का सामना करना पड़ा। भीड़ में इस बात पर खूब चर्चा हुई। उन्हें लगा कि नकाबपोश युवक की हरकतें और बातें बेहद हास्यास्पद थीं। इस समय ज़ियाओक्सुआन बेहद घबरा गया था। वह मंच के नीचे से देख रहा था। वह अर्जुन की संभावनाओं के बारे में बिल्कुल भी आशावादी नहीं था और उसने सोचा था कि अर्जुन पहले राउंड में बुरी तरह हार जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन ने पहले और दूसरे राउंड में दबंग अंदाज में जीत हासिल कर ली है। लेकिन उस बेशर्म होंग ताओ ने नियमों की अनदेखी की और अब वह परिणाम बदलने के लिए बल का प्रयोग करना चाहता था। वह क्रोधित तो था, लेकिन असहाय भी। अब वह और क्या कर सकता था? यदि कुलपिता आए भी तो वे श्री अर्जुन को सफलतापूर्वक नहीं ला सकेंगे। वह अर्जुन की सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहता था, किंतु अपनी अल्पशक्ति के कारण ऐसा करना निस्संदेह मृत्यु को आमंत्रित करने के समान था। मुझे क्या करना चाहिए? जब ज़ियाओजुआन घबरा रहा था तो हांग ताओ बोला, बच्चे, अगर तुम जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अपनी उन लपटों को मालिकहीन लपटों में बदल दो और मुझे दे दो। घुटने टेको और कुछ बार मेरे सामने झुको और मैं तुम्हारी नीच जान बख्शने पर विचार कर सकता हूँ। वे लपटें एक अमूल्य खजाना थीं। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, उसे उन पर अपना हाथ रखना ही था, क्योंकि वे उसके कीमिया दाव को एक बड़ी छलांग लगाने की अनुमति देंगे। ये सोचकर कि वह उन स्वर्ग विरोधी ज्वालाओं को प्राप्त करने वाला था, होंग ताओ थोड़ा उत्साहित हो गया। क्या ये बच्चा मना करेगा? बिल्कुल नहीं। यह उसके बचने का एकमात्र मौका था। इतने सारे विशेषज्ञों के साथ कोई भी बच नहीं सकता था, विशेष रूप से एक कमजोर पारलौकिक क्षेत्र साधक नहीं। अर्जुन की ठंडी निगाहें होंग ताओ की ओर उठीं। अमर ज्वालाएं उसकी हथेली में संघनित हो गईं। तुम्हें मेरी लपटें चाहिए? आसपास के बढ़ते तापमान को महसूस करते हुए हांग ताओ की आंखों में लालच भरी नजर आए और उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ, जल्दी करो, उन्हें मुझे दे दो। अपना निशान मिटाना याद रखो। अर्जुन ने उपहास किया। उसके हाथ हिलाने से आग की लपटें तुरंत भड़क उठीं। चूंकि तुम ये लपटें चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें दे दूंगा। हालांकि देखते हैं कि तुम उनका सामना कर सकते हो या नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आग की लपटें एक ज्वलंत तलवार में बदल गईं, जो लगातार फैलती गई और कई सौ फीट लंबी हो गई। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वलंत तलवार की ओर बढ़ी, जिसने उसे अवशोषित कर लिया और स्वयं को और अधिक शक्तिशाली बना लिया। ये जानना जरूरी था कि यद्यपि अमर ज्वालाएं रसायन विद्या के लिए उपयुक्त थीं, लेकिन युद्ध में प्रयोग किए जाने पर यह सर्वाधिक शक्तिशाली होती थीं। होंग ताओ की मुस्कान अचानक सख्त हो गई। उसे एहसास हो गया कि लपटें बदल गई हैं। वे अब रसायन विज्ञान की लपटें नहीं थीं, बल्कि ऐसी लपटें थीं जो हत्या की मंशा से जल रही थीं। असंभव। हालांकि जब तक हांग ताओ ने प्रतिक्रिया की, तब तक ज्वलंत तलवार उसके सामने आ चुकी थी। अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी उंगलियों ने एक मुहर बना ली और एक सुनहरी ढाल अचानक उसके सामने संघनित हो गई। जब दोनों सेनाएं आपस में टकराईं तो शक्तिशाली आघात तरंगें उठीं, जिससे बहुत करीब आ गए लोग बेहोश हो गए। कच। होंग ताओ ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सुनहरी ढाल अचानक टूट जाएगी। उसका खून उफान पर था और उसका शरीर 3-4 कदम पीछे हट गया। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अर्जुन को कम आंका था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि रसायन विज्ञान की आग लोगों को मार सकती है। एक पारलौकिक क्षेत्र के साधक ने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की? उसने अभी अपना शरीर स्थिर किया ही था कि उसने देखा कि एक और छाया तेजी से उसकी ओर आ रही है। यह अर्जुन था। चोर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ना होगा। जब तक वह होंग ताओ को मार डालता, उसके आसपास के विशेषज्ञ निश्चित रूप से अराजकता में फंस जाते। यही उसका मौका था। इस समय अर्जुन अपनी साधना तकनीक का प्रसार कर रहा था, जिससे उसका आभामंडल ऊपर उठ रहा था। उसी समय आध्यात्मिक शक्ति उसके डेंटियन में उन्मत्त रूप से प्रवाहित हुई। जल्द ही उसका आभामंडल अपने चरम पर पहुंच गया। नीला ड्रैगन ब्रह्मकारी शरीर तकनीक बढ़ गई और उसका आंकड़ा बिजली की तरह ऊपर और नीचे चमक गया। टस्क, एक भयानक शक्ति ने उसे घेर लिया और उसकी तलवार की तान आसमान में उठ गई। वह अपनी साधना का स्तर छुपा रहा है। लानत है। अपने सदमे से उबरने के बाद होंग ताओ ने दृष्टिकोण समूह की ओर देखा। एक क्षण में आसपास की ऊर्जा बदल गई और जीवन की उत्पत्ति का बर्तन जो हवा में लटका हुआ था, होंग ताओ के सामने तैरकर उसकी रक्षा करने लगा। उसी समय होंग ताओ ने एक लाल तलवार निकाली और अपनी कलाई के एक झटके से तलवार आसमान की ओर उछाल दी। जब दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकराईं तो आकाश में लाल रोशनी छा गई और यह भयंकर टक्कर कानों को बहरा कर देने वाली थी। भूकंप की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं और जमीन पर दरारें पड़ गईं। टकराना। दोनों योद्धा अचानक अलग हो गए और अर्जुन 3 कदम पीछे हट गया। होंग ताओ भी 3 कदम पीछे हट गया। पहली बातचीत के बाद वे एक ही पृष्ठ पर थे। ये देखकर डुआन हुएन का वृद्ध शरीर कांपने लगा और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। अध्याय 759। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन की वर्तमान युद्ध शक्ति लगभग संत क्षेत्र तक पहुंच गई थी और उसकी आभा अभी भी बढ़ रही थी। कुनलुन पर्वत छोड़ने के बाद इस बच्चे का क्या हुआ? पहले तो ये कीमिया थी और अब यह मार्शल आर्ट है। अगर उसे कोई सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ भी मिली होती तो भी वह इतने कम समय में इतना कुछ कैसे हासिल कर सकता था? उसे तो ये भी संदेह होने लगा कि पास ही खड़ा युवक सचमुच उसका शिष्य है। बच्चा, चले जाओ। होंग ताओ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार से वार किया। टकराना। तलवार की क्यूई ने 100 मीटर के भीतर के पौधों और पेड़ों को हर जगह उड़ने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। अब वह रक्त ड्रैगन की शक्ति को नहीं छिपा पाया और उसने अपना जीवन रून भी सक्रिय कर लिया। उसके शरीर के चारों ओर बिजली की अनगिनत चमकें चमक रही थीं। असंख्य दांव तलवार तकनीकें। स्लैश। आकाश से उतरने से पहले अर्जुन का पूरा शरीर 10 मीटर से अधिक ऊंचा उछला और उसकी हिंसक तलवार की मंशा उसके पीछे 100 फुट की भ्रामक तलवार की छाया में बदल गई। हालांकि होंग ताओ का साधना स्तर अर्जुन से कहीं अधिक ऊंचा था, लेकिन वह अपना अधिकांश समय कीमियागिरी में ही बिताता था। उसके पास अपने वास्तविक युद्ध कौशल को निखारने का समय कैसे हो सकता था? भ्रामक तलवार की छाया ने उसे भयभीत कर दिया। उसने अपनी परिधीय दृष्टि में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और जल्दी से दहाड़ा, फैंग यून, जल्दी करो और हमला करो। जी महाराज। अधेड़ उम्र का आदमी दौड़कर आया। वह एक शिष्य था जिसे होंग ताओ ने वध की भूमि में स्वीकार किया था और तलवार दाव में बहुत कुशल था। इस समय फैंग यून उसकी सहायता करने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार था। फैंग यून ने एक हरे रंग की तलवार निकाली जो घूमते समय एक धूमिल आभा उत्सर्जित कर रही थी। छोटे कमीने, तुमने मेरे मालिक को छूने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसकी तलवार और भी तेजी से घूमी और फिर एक बूमरैंग की तरह हवा में उड़कर अर्जुन की ओर बढ़ी। टकराना। कच। फैंग यून की तलवार सचमुच टूट गई। वह एक भी आक्रमण को रोक नहीं सका। ये किस प्रकार की तलवार चालन तकनीक थी? वह मूल रूप से होंग ताओ के सामने दिखावा करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ही चाल में उसे दबा दिया जाएगा। कितनी शर्मनाक बात है। फैंग यून को लगा कि उसके दिल में डर का एक निशान घुस गया है। खुद से घृणा करते हुए वह दहाड़ता हुआ बोला, चले जाओ। उसने जबरदस्ती रक्तसार की एक बूंद निकाली और उसी समय उसने एक जेड पेंडेंट भी निकाला। जब जेड पेंडेंट ने रक्तसार की बूंद को छुआ तो वह कई टुकड़ों में फट गया, जो फिर एक साथ मिलकर रक्तलाल महान तलवार बन गए। रक्तलाल महान तलवार का विस्तार जारी रहा तथा अर्जुन के हमले से टकराते समय उसने फैंग यून के रक्तसार को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया। धमाका। दोनों विनाशकारी शक्तियां आपस में टकराईं और एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। चौक में अनगिनत ईंटें और पत्थर उड़ गए। मंच के नीचे बैठे दर्शकों ने भयानक झटके महसूस किए और एक के बाद एक भाग गए। अगर वे लापरवाह होते और इन झटकों की चपेट में आ जाते तो वे वास्तव में घायल हो सकते थे या इससे भी बदतर मर सकते थे। जब अगली पंक्ति में बैठी भीड़ तितर बितर हो गई तो मेजें और कुर्सियां तुरंत धूल में बदल गईं। धुआं और धूल उठने लगी जिससे सबका दृश्य धुंधला हो गया। इस समय
फैंग ह्यून, जो अपनी दिशा ढूंढ रहा था, को अचानक खतरे का आभास हुआ। अच्छा नहीं है, अर्जुन पहले ही दौड़कर आ चुका था और उसकी मारक क्षमता से पूरा मंच भर गया था। जैसे ही उसकी जीवन शक्ति प्रस्फुटित हुई, आकाश में बिजली की कौंधें गिरने लगीं। टकराना। अर्जुन की तलवार मृत्यु का सूचक थी और जैसे ही वह वार करती, हवा के तेज झोंके धुएं और धूल में बदल जाते, जिससे दृश्य साफ हो जाता। तलवार का हिंसक प्रहार फैंग यून के शरीर पर हुआ और उसके दिमाग में कुछ ही विचार चल रहे थे। ये किस प्रकार की तलवार चालन तकनीक थी? इसमें इतनी शक्ति क्यों थी? कुनलुन पर्वतों और वध की भूमि में यह अनसुना था। भाड़ में जाओ। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अपनी आंखों के कोने से उसने देखा कि हांग ताओ सुरक्षित जगह पर चला गया था। चाहे कुछ भी हो, उसे इस हमले से बचना था और भागना था। हजारों तलवारें टूट गईं। फैंग यून ने मुंह भर खून थूका। एक संप्रदाय के बुजुर्ग द्वारा छोड़ा गया एक ताबीज उसके खून में खिल गया। मौत का सामना करते हुए उसे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इससे पहले कि ताबीज अपनी शक्ति दिखा पाता, एक ठंडी आवाज गूंजी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? फैंग यून की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि अर्जुन ने अचानक मुक्का मारा। राक्षसी मुट्ठी। यह एक प्राचीन मुट्ठी तकनीक थी जिसमें तूफान जितनी शक्ति समाहित थी। टकराना। यह मुक्का फैंग यून के शरीर पर बेदर्दी से लगा और फैंग यून ने मुंह में खून थूक दिया और 1 दर्जन मीटर से ज्यादा पीछे की ओर उड़ गया। इसके अलावा उसकी छाती में एक बड़ा खूनी छेद हो गया था। वह मृत है। इस समय आसपास का वातावरण शांत हो गया और सभी लोग अर्जुन की ओर देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। क्या ये युवक कीमियागर नहीं था? कीमियागर इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? ये नकाबपोश युवक वध की भूमि के कुछ कुख्यात हत्यारों से कहीं अधिक भयानक था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां तनी और अपनी नजरें बाकी सब पर घुमाईं। उसने शांति से कहा, वह पहला था। दूसरा कौन बनना चाहता है? किसी की हिम्मत नहीं हुई हिलने की। इस समय हांग ताओ पहले से ही कई शीर्ष विशेषज्ञों से घिरा हुआ था, इसलिए वह खतरे में नहीं था। उसने उस घमंडी नकाबपोश युवक को देखा और उसके दिल में क्रोध और गुस्सा उबल पड़ा। इस लड़के ने न केवल उसकी सारी योजनाएं बिगाड़ दी, बल्कि लगभग उसे मार भी डाला। उसने ठंडे स्वर में कहा, बेटे, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें आज मरना ही होगा। सब लोग सुनो, एक साथ हमला करो। जो कोई भी उसे नीचे ले जाएगा और उसके अंगों में से एक को काट देगा, उसे 10 आत्मा परिवर्तन की गोलियां मिलेंगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, चौक के चारों ओर खड़े विशेषज्ञों की आंखों में कट्टरता की झलक दिखाई दी। आत्मा परिवर्तन की गोलियां 6ठी श्रेणी की औषधीय गोली थी। एक गोली खाने से निश्चित रूप से व्यक्ति की साधना में बहुत वृद्धि होगी, 10 गोली तो बहुत कम। कुछ ही क्षणों बाद दर्जनों भयावह आभाएं अर्जुन की ओर बढ़ीं और उसके अंगों को निशाना बनाने लगीं। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने देखा कि दर्जनों शक्तिशाली राक्षस उस पर आक्रमण कर रहे हैं। उसके लिए उन सभी को मारना असंभव था। इन लोगों के शरीर के चारों ओर रक्त की मोटी आभा थी और उन सभी ने अपनी हत्या करने की चालें सक्रिय कर ली थीं। अर्जुन को खतरे में देखकर डुआन हुआयन तेजी से उसके पास गया। हालांकि मैं मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन, मैं इन लोगों को रोकने के लिए अपने रक्तसार तकनीक का इस्तेमाल करूंगा। मेडिकल गॉड संप्रदाय पहले ही कमजोर हो चुका है। अक्षम होने के कारण ये सब मेरी गलती है। मुझे उम्मीद है कि मेडिकल गॉड संप्रदाय आपके साथ आगे बढ़ सकता है। मैं आपकी प्रतिभा देख सकता हूँ। आपका भविष्य असीम है। अगर एक दिन तुम सच में शक्तिशाली बन जाओ तो हांग ताओ को मारने में मेरी मदद करना याद रखना। इसके अलावा जब तुम कुनलुन पर्वत की चोटी पर खड़े हो तो दाओ संप्रदाय नामक एक संप्रदाय को खोजो। मेरे जीवन का पतन दाओ संप्रदाय के कारण हुआ था। याद रखो, ये तब करो जब तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत हो। अध्याय 760 डुआन हुआयन ने ऐसा अभिनय किया जैसे ये उसके अंतिम क्षण हो। अर्जुन के सामने खड़े होकर उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। बढ़ते हुए हत्या के इरादे को देखते हुए उसने अपना हाथ खोला और रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली। वह हमले को रोकने के लिए हाथ की मुहर बनाने और अपने रक्तसार और साधना को जलाने वाला था, लेकिन उसके पीछे एक चुंबकीय आवाज गूंजी। गुरुजी, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन की उंगलियों ने मुहर बना ली और उसने टैप किया डुआन हुआयन का शरीर। डुआन हुआयन को महसूस हुआ कि उसके शरीर के चारों ओर एक अवरोध खड़ा हो गया है जो उसकी रक्षा कर रहा है। उसी समय तेज हवा का झोंका आया और उसका शरीर पीछे की ओर धकेल दिया गया। अर्जुन को एक रहस्यमयी शक्ति ने मार डाला। शिष्य, आप। इससे पहले कि डुआन हुआयन अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन पहले ही आने वाले विशेषज्ञों की ओर बढ़ चुका था।
हालांकि उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, न ही उसने हमला किया। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे। देखने वाले दंग रह गए। क्या ये नकाबपोश युवक मौत को दावत दे रहा था? होंग ताओ भी भौंचक्का रह गया। उसे नहीं पता था कि अर्जुन क्या योजना बना रहा था। यहाँ तक कि विशेषज्ञों ने भी अपनी गति धीमी कर दी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। इन बच्चों की हरकतें इतनी अजीब क्यों थीं? इससे पहले कि वे दूसरे पक्ष के इरादों को समझ पाते, किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उन्होंने नकाबपोश युवक की ताकत देखी थी। अचानक सभी को एहसास हुआ कि नकाबपोश युवक चला गया है। अचानक आसमान में गरजने वाले बादल छा गए और एक के बाद एक बिजली गिरने लगी। बूम बूम बूम। बिजली अर्जुन के सामने 5 मीटर की दूरी पर गिरी, जिससे किसी तरह एक क्षैतिज खाई बन गई। इसके अलावा ये खाई बिजली की ऊर्जा से भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन को वध भूमि के विशेषज्ञों से एक रेखा ने अलग कर दिया हो। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा बिजली को बुला सकता है, जो किसी तरह की संरचना लग रही थी। इतना ही नहीं, अर्जुन ने अपने शरीर के चारों ओर बिजली की ऊर्जा भी छोड़ी। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार को ऊपर उठा लिया और उसे नाले की ओर इशारा किया। जो कोई भी इस रेखा को पार करेगा उसे मार दिया जाएगा। मैं अपने नाम पर यह शपथ लेता हूँ शीतियान। इससे वे विशेषज्ञ जो बिजली की घाटी को पार करने वाले थे वहीं रुक गए और अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गए। अभी अभी जो नाम उन्होंने सुना था उससे एक अदृश्य भय ने उन्हें घेर लिया था। ये शीतियान। 1 महीने के अंतराल में ये नाम 3 घटनाओं के लिए जिम्मेदार था और हर बार कुनलुन पर्वत के अनगिनत साधकों का नरसंहार किया गया था। ये नाम क्रूरता और रक्तपिपासुता का पर्याय था, साथ ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली बेर के फूल की शाखा का भी। ये शीतियान की पृष्ठभूमि या उसकी असली ताकत के बारे में कोई नहीं जानता था। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि वह कब और कहाँ प्रकट होगा। वह सचमुच कुनलुन पर्वतों का दुर्स्वप्न था। हालांकि इस समय नकाबपोश युवक ने वास्तव में कहा कि वह ये शीतियान था। चाहे ये सच हो या झूठ, लेकिन इस बात ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौकन्ना कर दिया। डुआन हुएन को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हाल ही में अरुण के बारे में कई किंवदंतियां सुनी थीं। हालांकि उसने ये शीतियन को कभी नहीं देखा था, लेकिन वह ये शीतियन की ताकत का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था, जो मूल क्षेत्र से भी ज्यादा होनी चाहिए थी। दूसरी ओर अर्जुन सिर्फ एक पारलौकिक क्षेत्र साधक था। इतने बड़े अंतर को देखते हुए वे एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा उनकी शैलियां पूरी तरह से अलग थीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अर्जुन इस नाम का प्रयोग सभी को डराने के लिए कर रहा है, और ऐसा लग रहा था कि फिलहाल ये काम कर रहा है। हालांकि ये दिखावा ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सका। कुनलुन पर्वत में कई लोगों ने दूसरों को ठगने और डराने के लिए ये शीतियान के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में घोटाला उजागर हो गया और वे सभी बुरी तरह मारे गए। उसका शिष्य खतरनाक रास्ते पर चल रहा था। कुछ ही देर बाद होंग ताओ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जोर से हंसते हुए कहा, इस बच्चे की बकवास मत सुनो। अगर वह ये शीतियान होता तो मैं अभी भी स्वर्ग में अमर होता। जल्दी करो और इस धोखेबाज को नीचे गिराओ। इन शब्दों से सभी लोग जाग गए और उन्होंने एक बार फिर अपने हथियार लहराए। क्या ऐसा है? अर्जुन ने ठंडी सांस ली। ब्लड ड्रैगन, बाहर आओ। पूरे चौक में भयंकर दहाड़ गूंज उठी। धमाका। मूलतः नीला आकाश अशुभ काले रंग में बदल गया, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अर्जुन के शरीर से एक ज्वलंत लाल छाया फूट पड़ी। जब लोगों ने अपने सामने का दृश्य देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वे पूरी तरह अवाक रह गए। एक लाल रंग का ड्रैगन बादलों में उड़ गया। उसकी रक्तपिपासु और राजसी आभा ने चौक में मौजूद सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और उनके दिलों में अब कोई संदेह नहीं रहा। उसने वास्तव में एक ड्रैगन को बुलाया। ये तथ्य सर्वविदित था कि अरुण के साथ एक दिव्य ड्रैगन था। इससे पहले कि कोई कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, आसमान में मौजूद ड्रैगन ने झपट्टा मारा और अपना मुंह खोला और दहाड़ने लगा। दहाड़ अपने आप में एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग थी, जिसने खूनी ड्रैगन के अंदर लंबे समय से जमा हुई हत्या की मंशा को उजागर कर दिया। ध्वनि तरंग उन विशेषज्ञों की ओर फैल गई जो नाले के पास जा रहे थे। फिर उनमें से हर एक, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, खूनी धुंध में बदल गया। उसी समय रक्त ड्रैगन की ध्वनि तरंग के कारण अर्जुन ने जो मुखौटा पहना हुआ था वह टूट गया और ये शीतियान का चेहरा प्रकट हो गया। अनगिनत आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। मौन। कुछ सेकंड बाद अचानक किसी ने एक चित्र निकाला। यह अरुण का चित्र था जो कुनलुन पर्वतों में प्रसारित हो रहा था। चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, तलवार बिल्कुल वैसी ही थी, रक्त ड्रैगन बिल्कुल वैसा ही था। चित्र को पकड़े हुए व्यक्ति की आंखें लाल थीं और वह पसीने से भीगा हुआ था।
वह 10 कदम पीछे हटा और अचानक चिल्लाया, ये शिटियन महान दुष्वप्न अरुण वास्तव में वध की भूमि पर आया था। कुछ सेकंड बाद वह भाग गया। जब भी अरुण को देखा जाता था तो केवल नरसंहार ही होता था। अगर वह अभी नहीं जाता तो वह हताहतों की गिनती में शामिल हो जाता। संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ जो खूनी धुंध में बदल गए थे, वे इसका सबसे अच्छा उदाहरण थे। दहशत फैल गई और भीड़ तितर बितर होने लगी। यहाँ तक कि होंग ताओ और उसके लोग भी आधा कदम पीछे हट गए। किसने सोचा होगा कि नकाबपोश युवक वास्तव में ये शितियान था। भले ही चेहरा नकली था, फिर भी रक्त ड्रैगन नकली कैसे हो सकता है। रक्त ड्रैगन अर्जुन के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था और ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड उसके सामने मडरा रहा था। वह वास्तव में थोड़ा चौंक गया था। उसने खुद भी नहीं सोचा था कि रक्त ड्रैगन इतना शक्तिशाली होगा। कितना कमाल है। ये दुख की बात थी कि रक्त ड्रैगन की हत्या करने की अधिकांश मंशा उस हमले में नष्ट हो गई थी, इसलिए रक्त ड्रैगन को उस हमले को दोहराने में कुछ समय लग गया। अंततः उसे समझ में आ गया कि क्यों उसके आकाओं ने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि रक्त ड्रैगन उसके लगभग सभी तुरुप के पत्तों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यही कारण था। अध्याय 761 डुआन हुएन पूरी तरह से अचंभित और अवाक था। किसने सोचा होगा कि उसका शिष्य प्रसिद्ध ये शितियान था। ये कैसे संभव हुआ। नश्वर जड़ें, कचरा। अब से कौन अपने शिष्य के बारे में बुरा बोलने का साहस करेगा। हालांकि एक बात अभी भी उसे समझनी थी। अर्जुन की ताकत को देखते हुए उसने अरुण अहंकार क्यों बनाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने समय का इंतजार कर रहा था। इस समय अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से पता था कि स्थिति पर उनका नियंत्रण है। चाहे जो भी हो, उसे आज होंग ताओ को मारना ही था। अन्यथा भविष्य में उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा वह नहीं चाहता था कि होंग ताओ उस समय बदला लेने आए जब उसे इसकी कम से कम उम्मीद थी। सब कुछ सोचने के बाद अर्जुन ने ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड के हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी अंतहीन हत्या की मंशा उन्मुक्त हो गई और उसके जीवन रून से शक्तिशाली बिजली की ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया। रक्त ड्रैगन के साथ मिलकर वह शेष बचे विशेषज्ञों की भीड़ पर टूट पड़ा। ये शिटियन की पहचान पहले ही उजागर हो चुकी थी और उनके दिलों में डर समा गया। ये जानते हुए कि वे इस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते, वे दुम मुड़कर भाग गए। उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की। अर्जुन ने भागते हुए विशेषज्ञों को देखा और उपहास किया। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो। बिजली चमकने लगी और अजगर की दहाड़ गूंजने लगी तथा अर्जुन के हाथ में तलवार से तेज प्रकाश निकलने लगा। तलवार की क्यूई आसमान में उछली और भागते हुए विशेषज्ञों पर बरस पड़ी, जिससे उनके पीछे खून और तीर छूट गए। पुची पुची पुची। यहाँ तक कि संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसकी तलवार क्यूई का विरोध नहीं कर सके और अधिक से अधिक लोग मर गए। अंत में केवल 6 ही बचे। इन 6 लोगों ने भागना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर अर्जुन के सामने घुटने टेक दिए। मिस्टर अर्जुन, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। हम आपके गुलाम बनने को तैयार हैं। अर्जुन वहीं रुक गया और बोला, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया होता तो क्या तुम मुझे अभी छोड़ देते। उसने ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड को निर्दयतापूर्वक घुमाया और एक ही समय में 6 सिर गिर गए। हिस। जो दर्शक अभी तक तितर बितर नहीं हुए थे, वे एक साथ चौंक गए। उन्होंने वाकई ये शितियान की वीरता और ताकत के बारे में सुना था, लेकिन खुद उसे देखकर उन्हें और भी ज्यादा अवास्तविक लगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कीमिया मास्टर होंग और उसकी सेना का अंत हो जाएगा। शेष लोगों से निपटने के बाद अर्जुन ने अपनी तलवार पकड़ी, जिसमें से अब खून टपक रहा था, और होंग ताओ की ओर देखा। इस समय होंग ताओ अभी भी अभिमानी कैसे हो सकता है। यदि 4 मूल क्षेत्र विशेषज्ञ उसकी रक्षा नहीं करते तो वह बहुत पहले ही भाग गया होता। जब उसने अर्जुन को धीरे धीरे चलता हुआ देखा तो उसे असीम भय ने घेर लिया। क्या तुम मुझे भी होंग ताओ जाने से रोकोगे। इसका अंत अच्छा नहीं होगा। अर्जुन उस बूढ़े व्यक्ति से बात कर रहा था जो उस समय पत्थर की पट्टिका के पास बैठा था। अर्जुन के प्रति बूढ़े व्यक्ति का पहले का तिरस्कार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस नकाबपोश युवक का उसने मजाक उड़ाया था वह ये शितियान था जिसने पूरे कुनलुन पर्वत को भयभीत कर दिया था। वह बहुत देर तक हिचकिचाया और फिर बोला, ये शितियान होंग ताओ की एक खास पहचान है। उसे वध की भूमि से उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया था। यदि आप उसे मार देते हैं तो परिणाम ऐसे नहीं होंगे जिन्हें आप सहन कर सकें। मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मेरा मानना है कि तुम बहुत ज्यादा दुश्मन नहीं बनाना चाहते, वरना तुम भी मौत से नहीं बच पाओगे। अर्जुन ने चारों मूल क्षेत्र विशेषज्ञों की ओर देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि अपनी वर्तमान स्थिति में उन्हें मारना उसके लिए असंभव था। वह संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को मार सकता था, लेकिन मूल क्षेत्र विशेषज्ञ पूरी तरह से दूसरे स्तर पर थे।
सौभाग्य से इन चारों लोगों की आंखों में डर और खौफ था। वह हांग ताओ की ओर चलता रहा और चलते चलते उसने कहा, मैं आज जिसे मारना चाहता हूँ वह कल नहीं देख सकता। यह मेरा सिद्धांत है। अगर तुम मुझे रोकते हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्त ड्रैगन अपनी शक्ति को इकट्ठा करते हुए उन 4 विशेषज्ञों के सिर के ऊपर से उड़ गया। ये देखकर चारों मूल क्षेत्र विशेषज्ञों के हाव भाव तुरंत बदल गए। हालांकि ये शिटियन का आभामंडल मजबूत नहीं था, लेकिन वे अपने जीवन के साथ जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनमें से एक पूरी तरह से हिल गया था। उसने तलवार गिरा दी और अर्जुन से कहा, ये शिटियन, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। उसके कदम स्थिर लग रहे थे, लेकिन उसके दिल में डर का एक निशान था। वह अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहता था, और न ही वह खेती जिसे उसने अनगिनत सालों तक बनाने के लिए मेहनत की थी। जब होंग ताओ ने देखा कि कोई चला गया है तो वह क्रोधित हो गया। क्या तुम्हें पता है कि इस समय मुझे छोड़ने की क्या कीमत होगी? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और भीड़ में गायब हो गया। पादा। उसी समय 2 और तलवारें नीचे गिरी और 2 और मूल क्षेत्र विशेषज्ञों ने अपनी तलवारें नीचे गिरा दी और अर्जुन से कहा, हम भी पीछे हटेंगे। उन दोनों ने सोचा कि अरुण उन सभी को मार डालेगा, लेकिन जब उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित निकलते देखा तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया। जल्द ही केवल होंग ताओ और अंतिम मूल क्षेत्र विशेषज्ञ ही बचे। होंग ताओ ने जल्दी से आखिरी आदमी के कपड़ों का कोना पकड़ा और कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, तुम्हें मुझे बचाना होगा। वह आदमी कुछ सेकंड तक हिचकिचाया और फिर सिर हिलाया। चिंता मत करो कीमिया मास्टर हांग, जब तक मैं यहाँ हूँ अरुण तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस व्यक्ति की आभा फूट पड़ी जिससे उसकी मूल क्षेत्र साधना का पता चला। उसी समय उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके हाथों में एक चांदी का भाला दिखाई दिया। ये शैतान अफवाहें कहती हैं कि तुम मूल क्षेत्र से आगे निकल गए हो। आज मैं खुद देखना चाहता हूं कि क्या ये सच है। अपने भाले को घुमाते हुए बूढ़े आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और भाले से एक चांदी की रोशनी निकली जो सीधे अर्जुन के दिल पर निशाना साध रही थी। इस भाले से 2 भिन्न भाले निकलते थे, एक बर्फीला और दूसरा उग्र गर्म। ये पहली बार था जब अर्जुन का सामना मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ से हुआ था। वह बिना लड़े ही दूसरे पक्ष को हराना चाहता था, लेकिन अब ऐसा करना असंभव लग रहा था। इस प्रकार वह केवल गोली खाकर ही लड़ सकता था। असंख्य दांस तलवार तकनीक। अर्जुन ने असंख्य दांस तलवार तकनीकों को उन्मुक्त किया और उसमें बिजली की शक्ति भर दी। तोड़ना। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने अन्य तलवार तकनीकों का उपयोग किया जो चेन तियानली ने उन्हें सिखाया था, असंख्य दांस तलवार तकनीक के साथ मिलकर। ये चाल अर्जुन के सबसे शक्तिशाली आक्रमणों में से एक कही जा सकती है। जैसे ही दोनों तलवारों की तकनीकें शक्ति के साथ फूटी, एक भयानक आभा फैल गई और तलवार की क्यूई की हजारों किस्में ने अंततः उसके प्रतिद्वंद्वी के हमले को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसा लग रहा था कि पूरी जमीन हिल रही है और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण ढह सकती है। टकराना। उनके राज्यों के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था और अर्जुन उड़ गया। खून का बहाव बढ़ गया, लेकिन उसने उसे बलपूर्वक रोक लिया। उस आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका डर दूर हो गया और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये शिटियन, ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया ने तुम्हारी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। तुम्हारी सच्ची साधना केवल पारलौकिक क्षेत्र तक ही पहुंची है, इसलिए तुमने संत राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारने के लिए किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। हाँ, आज मैं कुनलुन पर्वत की ओर से तुम्हें नष्ट कर दूंगा। उस आदमी की आभा एक बार फिर मजबूत हो गई। जल्द ही उसका नाम निश्चित रूप से पूरे कुनलुन पर्वत को हिला देगा। चाहे अरुण कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी उसका आधार था। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।